नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको भूगोल। और भूगोल का चैप्टर रहेगा आपका मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो इसके अंदर हम भूगोल का परिचय यानी इसका परिचय देखेंगे क्या होता है इसमें। तो भूगोल शब्द का अर्थ, भूगोल शब्द का अर्थ तो भूगोल शब्द का अर्थ है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफिया से हुई है। जियो प्लस ग्राफिया से हुई है, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना, यानी जियो प्लस ग्राफिया यानी पृथ्वी का वर्णन करना। तो यहां पर ये खत्म होता है, यानी कि इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफिया से हुई है, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज एक यूनानी विद्वान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब देखो अगला भूगोल की परिभाषा जाने। यदि आपको भूगोल की परिभाषा कोई एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। पृथ्वी और उस पर उपस्थित, यानी पृथ्वी पर कौन उपस्थित है? मानव। पृथ्वी और उस पर उपस्थित मानव प्राकृतिक वातावरण के बीच, यानी जो चारों ओर जो प्राकृतिक वातावरण है हमारे पास आसपास का, के बीच संबंध का अध्ययन है। यानी कि हम भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी और उस पर उपस्थित मानव प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। इसमें भूगोल में तो भूगोल की दो शाखाएं हैं। भूगोल की कितनी शाखाएं बताई गई है? 2 शाखाएं। हमारी बुक में भूगोल की कितनी शाखाएं बताई गई है? 2 शाखाएं। तो जिसमें पहली शाखा है भौतिक भूगोल, और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं, जैसे कि भूआकृति हो गई, जलवायु, वनस्पति, महासागर और बाकी बहुत सी चीजें, जिसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? भौतिक भूगोल में। जैसे कि मिट्टी हो गई, मिट्टी भी एक भौतिक भूगोल के अंदर ही आती है। अब देखो मानव भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और मानव के बीच की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। यह भूगोल की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और मानव के बीच की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। यानी कि मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, यानी मानव प्रकृति के साथ क्या करता है और क्या नहीं करता। जैसे कि ग्रह किस पर बनाएगा? मानव। पृथ्वी पर। नगर, रेल मार्ग, उद्योग, कृषि आदि का अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। अब सुनो, यदि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानव भूगोल का उदय कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का उदय माना जाता है। मानव भूगोल के जनक पूछे या फिर आपको पूछे आधुनिक मानव भूगोल के जनक, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मानव भूगोल के जनक और आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे माना गया है? तो आपको बताना है फ्रेडरिक रेटजेल, या फिर आप केवल रेटजेल भी बोल सकते हैं उसको। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी किसे माना गया है? फ्रेडरिक रेटजेल को। ठीक है, आ गया समझ में? और इरेटोस्थनीज यूनानी विद्वान थे, आ गया समझ में? और इसके अंदर जितने भी भौतिक चीजें हैं, यानी वातावरण में जितने भौतिक चीजें हैं, यानी पेड़ पौधे हो गए, नदी, तालाब, झील, बाकी सभी भौतिक भूगोल में आते हैं। तो मानव भूगोल की 3 प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं, यानी 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें सबसे पहली परिभाषा आती है हमारे पास रेटजेल की। किसकी? रेटजेल की। दूसरी है एलन सी सैंपल की, सैंपल या फिर सैंपल। और तीसरी है विडाल डी ब्लास। ये 3 परिभाषाएं हैं जो मानव भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो इनको हम देखते हैं कि तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? ये हम देख रहे हैं इसमें। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, यानी मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि रेटजेल के अनुसार जो परिभाषा दी गई है,
तो उसमें किस पर जोर दिया गया है? संश्लेषण पर। किस पर? संश्लेषण, यानी संश्लेषित या फिर संश्लेषण पर जोर दिया गया है। और अब देखते हैं दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा एलन सैंपल के अनुसार दी गई है, जो कि मानव भूगोल की एक परिभाषा है। इन्होंने मानव भूगोल के को क्या बताया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? अस्थिर है, यानी कि चलायमान है। पृथ्वी क्या है? चलायमान है। पृथ्वी एक जगह स्थिर स्थिर थोड़ी है, क्या है? अस्थिर। अस्थिर मतलब पृथ्वी क्या रहती है? घूमती रहती है। और क्रियाशील मानव, मानव क्या होता है? क्रियाशील, यानी कि मानव काम करता है, क्रियाशील होता है, चंचल होता है ना। क्रियाशील मानव के बीच, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो मानव भूगोल क्या है? अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इस एलन सैंपल के अनुसार इस परिभाषा में किस पर जोर दिया गया है? ज्ञात्मकता पर। किस पर जोर दिया गया है? ज्ञात्मकता पर। किस पर? ज्ञात्मकता पर। अब देखो विडाल डी ब्लास, विडाल डी ब्लास, इनके अनुसार परिभाषा दी गई है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच, पृथ्वी और मनुष्य के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। यानी इन्होंने तीनों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, और ये तीनों परिभाषाएं बहुत मोस्ट है, जिनमें दो तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि रेड जेल के अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई है, और मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये किस विद्वान ने दी थी? रेड जेल ने। एलन सैंपल के अनुसार ये दो परिभाषाएं बहुत ज्यादा मोस्ट है, ये भी याद कर लेना। बाकी ये दोनों तो याद करना ही है आपको, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब देखने वाले हम मानव भूगोल की महत्वपूर्ण अवधारणाएं या फिर विचारधाराएं। तो ये विचारधाराएं आ जाती हैं एग्जाम में, बहुत बार आई हुई है। तो पहले हम पढ़ते हैं पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, इस विचारधारा का जनक, यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार किसके अनुसार? पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। प्रकृति को क्या माना गया है? सर्वोपरि माना गया है, यानी प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया है, और मानव को प्रकृति का दास माना गया है। यानी कि इसमें प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया है और मानव को प्रकृति का दास माना गया है। प्रकृति का दास माना गया है। और उदाहरण के तौर पर हम देखें तो प्राचीन काल में जब अत्यधिक वर्षा होती थी तो उसे क्या माना जाता था? ईश्वर का प्रकोप माना जाता था कि भाई ये तो ईश्वर का प्रकोप हो गया, ईश्वर की इच्छा है कि बरसात हो गई, बारिश हो गई, है ना। और जब बरसात होने पर अत्यधिक मात्रा में बिजली कड़कती थी तो उसको क्या माना जाता था? ईश्वर का क्रोधित मानना, ईश्वर को क्रोधित मानना। यानी कि अत्यधिक मात्रा में जब बिजली कड़कती है, क्या कड़कती है? बिजली कड़कती है, तो उसे क्या माना जाता था? ईश्वर को क्रोधित माना जाता था। ईश्वर को क्या माना जाता था? क्रोधित। अर्थात मनुष्य प्रकृति के अनुसार खुद को ढालता था, मनुष्य प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेता था। लेकिन अब क्या हो गया? प्रकृति को कौन ढालता है? मनुष्य ढालता है कि नहीं? यानी कि हस्तक्षेप करता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन पहले प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता था। इसे मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस विचारधारा में हमने ये भी पढ़ा कि इसमें प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया है और मानव को गौण माना गया है। विचारधारा में बताया गया है कि प्रकृति मानव के सामने क्या व्यक्त करती है? संभावनाएं व्यक्त करती है। यानी प्रकृति क्या करती है? अवसर प्रदान करती है, और उन संभावनाओं का मालिक कौन होता है? मनुष्य। उन संभावनाओं का मालिक कौन होता है? मनुष्य। यानी प्रकृति मानव के सामने संभावनाएं या फिर अवसर प्रदान करती है या फिर व्यक्त करती है, और उन संभावनाओं का मालिक कौन होता है? मनुष्य होता है। इस विचारधारा में मानव को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस विचारधारा में देखो, मानव को तो प्रमुख स्थान दिया गया है और प्रकृति को क्या माना गया है? छोटा माना गया है। प्रकृति को क्या माना गया है? छोटा। गौण मतलब छोटा माना गया है। इसे प्रकृति का मानवीकरण भी कहा जाता है। और पहले क्या था? संभववाद विचारधारा है, और नवनिश्चयवाद
पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में क्या था, मानव का प्राकृतिकरण हुआ था उसमें, यानी मानव प्रकृति का क्या था, दास था उसमें। लेकिन अब प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। प्रकृति क्या हुआ है, मानवीकरण, यानी कि प्रकृति, अब प्रकृति को इसमें क्या बताया गया, छोटा बताया गया, और मानव को क्या बताया गया, बड़ा बताया गया है इस विचारधारा के अंतर्गत, संभववाद विचारधारा में। और संभववाद विचारधारा के जनक किसे माना जाता है, विडाल्डी ब्लास को माना जाता है। ये पूछ लेता है कभी कभी, संभववाद विचारधारा के जनक कौन है, विडाल्डी ब्लास है। और ये भी पूछ लेता है कि प्रकृति का मानवीकरण किसे कहा जाता है, और मानव का प्राकृतिकरण किसे कहा जाता है, इसे अच्छी तरह। तो अगली विचारधारा है नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा, तो इस विचारधारा में पढ़ते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार ना तो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और ना ही मानव को प्रकृति का दास माना गया है। यानी कि इसमें, इस विचारधारा में बताया गया है कि रुको और जाओ, रुको और जाओ, यानी कि विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर, जिससे कि प्रकृति को क्षति ना पहुंचे, यानी हानि ना पहुंचे। यानी कि मानव अंधाधुंध कटाई कर रहा है, वृक्ष अपने मकसद के लिए बहुत सी चीजों का क्षति पहुंचा रहा है प्रकृति में। इसे रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस विचारधारा में बताया गया है कि ऐसा विकास करो जिससे प्रकृति को भी हानि ना पहुंचे और आने वाले समय में लोगों को भी लाभ मिल सके। जिन साधनों का उपयोग हम कर रहे हैं उन साधनों का उपयोग आने वाले समय में लोग भी कर सके। इसे रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। मानव भूगोल के क्षेत्रों में सबसे पहले आता है जनसंख्या भूगोल, क्योंकि जनसंख्या भूगोल, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जनसंख्या का। जनसंख्या घनत्व हो गया, बाकी सभी जनसंख्या का अध्ययन इसमें करते हैं, किसमें, जनसंख्या भूगोल में। नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में नगर संबंधी अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में आर्थिक अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक अध्ययन करते हैं। आवास भूगोल में यानी कि रहने का अध्ययन करते हैं आवास भूगोल में। और आवास का मतलब क्या होता है, यानी रहना, यानी जो जहाँ रहता है उसे आवास कहते हैं। सामाजिक भूगोल में समाज का अध्ययन करते हैं। और ये कितने हैं, 4, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, तो इन तीनों में से जनसंख्या भूगोल आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे हम, नगरीय भूगोल भी आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल, देखो आर्थिक भूगोल के भी कुछ उपक्षेत्र हैं, राजनीतिक भूगोल के कुछ उपक्षेत्र हैं और सामाजिक भूगोल के कुछ उपक्षेत्र हैं, जिनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी इस चैप्टर में से छोटे छोटे वर्षन आते हैं और पूछ ले कि सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, तो आप सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, क्योंकि संस्कृति यानी कल्चर इसमें आती है सामाजिक भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास भी सामाजिक भूगोल में ही आता है। व्यवहारवादी भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, अवकाश भूगोल। यदि आपसे पूछे कि सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र लिखिए, तो आप 3 उपक्षेत्र ऐसे कैसे लिख सकते हो। 4 पूछ सकता है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र लिखिए। मानव भूगोल के क्षेत्र लिखिए 3। यदि मानव भूगोल के क्षेत्र पूछे तो ये लिखना है, यदि मानव भूगोल के क्षेत्र पूछे तो ये लिखना है इनमें से, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ठीक है, ऐसे पूरे। और सामाजिक भूगोल उप क्षेत्रों में पूछे तो यदि सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐसे, ठीक है। तो सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र हमारे पास यहाँ हो गए। यदि आपसे पूछे ये लिख देना। अगला है आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र, यानी आर्थिक भूगोल है, इसके उप क्षेत्र लिखना है कि आर्थिक भूगोल में क्या क्या आता है। तो कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल। क्योंकि कृषि किस में आती है, कृषि क्या है, आर्थिक क्रिया तो है। उद्योग में भी धन, उद्योग से भी धन प्राप्त होता है। व्यापार भूगोल यानी कि बिजनेस, व्यापार, इससे भी धन प्राप्त होता है। पर्यटन भूगोल यानी भारत देश से जो पर्यटक आते हैं उनसे हमें क्या, किसकी प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती है। संसाधन भूगोल यानी किसी देश में उपस्थित संसाधन जिनसे कि धन की प्राप्ति होती है, जैसे कि जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं संसाधन, या फिर जमीन के बाहर भी होते हैं बहुत से संसाधन। और अगला है राजनीतिक भूगोल के उप क्षेत्र। राजनीतिक भूगोल के उप
क्षेत्र, यदि तुमसे पूछ ले राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल यानी चुनाव संबंधी, और सैन्य मतलब सेना संबंधी।